हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन यानी कि एल्कीन बनाने की विधियां पढ़ी थी। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो विधियां पढ़ी थी उनकी हम मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। तो कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने अल्कोहल का निर्जलीकरण करके एल्कीन का निर्माण किया था तथा एल्किल हैलाइडों से के विहाइड्रोहेलोजनीकरण यानी कि हैलोजनों का विलोपन करके हमने एल्कीन का निर्माण किया था। तो आज हम इनकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो लेट हम इनकी मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा जो टॉपिक है सिलेबस का, वो है मैकेनिज्म ऑफ डाइहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डाइहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स यानी कि अल्कोहल का निर्जलीकरण व एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोजनी हैलोजनीकरण की क्रियाविधि। तो ये जो फर्स्ट है वो है अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, यानी कि दो विधियों के थ्रू हमने एल्कीन का निर्माण किया था। तो पहली विधि के थ्रू हमने जैसे एल्कीन का निर्माण किया था तो उसकी जो रिएक्शन थी उसकी मैकेनिज्म आज हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, 1:1 यह अभिक्रिया 1:2 विलोपन या बीटा विलोपन क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। कल के वीडियो के अंदर मैंने बताया था उसे 1:2 विलोपन या बीटा विलोपन क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1:2 विलोपन यहाँ पर क्या होगा कि एक हैलोजन परमाणु होगा या चाहे अल्कोहल परमाणु होगा, साथ ही साथ उसके निकटवर्ती कार्बन की जो हाइड्रोजन होगा उसका भी विलोपन होगा, इसलिए इसे 1:2 विलोपन कहा जाता है। एक नंबर और कार्बन 2 नंबर कार्बन के जो हाइड्रोजन परमाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनके जो भी एक के हाइड्रोजन और एक का जो प्रतिस्थापी होगा वो निकलेगा, इसलिए इसे 1:2 विलोपन कहा है। साथ ही साथ इसे बीटा विलोपन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो बीटा कार्बन होती है उसका विलोपन होता है, इसलिए इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन के अंदर ही इनका नाम कैसे पड़ा वो मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर के अंदर बता दिया था। तो आज इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, ये जो हमारा अल्कोहल ग्रुप है उसके पास कोई भी क्या आएगा, एक प्रोटॉन आएगा। अब इस प्रोटॉन पर क्या है, प्लस चार्ज है ये, और OH पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पर क्या है, डबल लॉन पैर भी है। तो ये क्या करेगा, H प्लस इस OH के पास आएगा। तो जब ये H इस OH के पास आएगा तो यहाँ आकर अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन परमाणु के साथ। तो जब ऑक्सीजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, बिकॉज ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा तभी हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर जो ऑक्सीजन है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसलिए क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या होगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड है उसके हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी होता है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी तरफ लेकर के और H2O के रूप में रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। जब H2O निकलेगा तो यहाँ जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्सीजन गया है, इसलिए इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमारे पास क्या होगा, कार्बोकेटायन का निर्माण हो जाएगा, यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अब इस कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस पॉजिटिव चार्ज को अगर कोई भी यौगिक है, कंपाउंड है, उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, वो आवेशित हो, प्लस हो चाहे नेगेटिव माइनस हो, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अगर कोई कंपाउंड उदासीन हो तभी वो स्टेबल होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये कार्बन इस कार्बन को बोलेगा कि तू अपना हाइड्रोजन रिलीज कर, ताकि तेरे ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन की क्या होती है, कार्बन की जो नेगेटिविटी होती है यानी कि विद्युत ऋणता होती है वो हाइड्रोजन परमाणु से ज़्यादा होती है। इसलिए इस कार्बन के पास ये जो और हाइड्रोजन के पास ये जो बॉन्ड बना हुआ है उसके अंदर ये कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे और एल्कीन का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन गया है
यानी कि यहाँ बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया था, इसीलिए इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है। अब इसको थ्योरी के रूप में कैसे लिखना है वो आप देख लो। देखो, इस क्रियाविधि में हेलो एल्कोहल प्रथम पद में प्रोटोनोइड यानी प्रोटोनीकृत हो जाता है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो क्या है अल्कोहल है, जो अल्कोहल है वो क्या होगा, प्रोटोनीकृत हो जाएगा और कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लेगा। इसके बाद प्रोटोनीकृत अल्कोहल एक H2O को निकाल कर कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लेता है। यह कार्बोकेटाइन अपनी बीटा स्थिति से हाइड्रोजन को निकालकर एल्कीन बना लेता है। यानी ये क्या कह रहा है कि इस मैकेनिज्म के अंदर जो हमारा एल्कोहल होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोटोनीकृत हो जाएगा। प्रोटोनीकृत यानी कि इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये जो प्लस चार्ज है उसको हटाने के लिए क्या करेगा, H2O के रूप में रिलीज हो जाएगा, H2O के रूप में निकल जाएगा और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए जो बीटा है कार्बन है वो अपने हाइड्रोजन को निकालकर एल्कीन का निर्माण कर लेगा। एक बार और देख लो कि इस क्रियाविधि में एल्कोहल प्रथम पद में प्रोटोनीकृत हो जाता है। इसके बाद प्रोटोनीकृत अल्कोहल एक H2O को निकालकर कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लेता है और यह कार्बोकेटाइन अपनी बीटा स्थिति से हाइड्रोजन को निकालकर एल्कीन का निर्माण कर लेता है। तो ये थी अल्कोहल के निर्जलीकरण की मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण की मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है ये दो प्रकार से हो सकती है। तो अब हम एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण की मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि दो प्रकार से हो सकती है। तो ये कह रहा है कि एल्किल हैलाइडों के जो विहाइड्रोहैलोजनीकरण की निम्न दो क्रियाविधि द्वारा होता है। इनका जो विहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है यानी कि इसके जो हेलो एल्केन होता है उसके अंदर जो हैलोजन रिलीज होता है वो दो प्रकार की मैकेनिज्म के थ्रू रिलीज हो सकता है। यानी कि इसके दो रीजन्स हो सकते हैं। पहला है कि एक अणु क्रियाविधि, यानी कि एक अणु क्रियाविधि के अंदर क्या होता है कि एल्किल हैलाइडों में पहले इसका आपको रिएक्शन ही बता देती हूँ, फिर इसकी थ्योरी देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। इसके अंदर क्या है, ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन है। यानी कि एल्केन के ऊपर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये जो हेलो एल्केन है उसके अंदर हमें पता है कि जो हेलोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी जो विद्युत ऋणता होती है वो कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए जो ये हेलोजन है उस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण यह इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी ओर आकर्षित करेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा यानी हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा। अब जब हेलोजन यहाँ से निकलेगा तो हेलोजन पर क्या, तो कार्बन पर क्या होगा, ये का हेलोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए जैसे पहले वाली अल्कोहल मैकेनिज्म था सेम ऐसी ही मैकेनिज्म है। इसके अंदर ये जो कार्बन है वो अपने हाइड्रोजन को हटाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो ये जो हेलोजन का जो निकलने का प्रोसेस है वो स्लो होता है यानी ये वेग निर्धारक पद होता है। एंड जैसे ही कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, ये क्या होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होते ही ये इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है और ये क्या हो जाता है, फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम ताकि आपको समझ आए। अगर पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं तो इसकी थ्योरी पढ़ना इजी हो जाता है और समझ भी जल्दी आता है। तो एल्किल हैलाइडों के कार्बन परमाणु हेलोजन परमाणु के साथ सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो एल्किल हैलाइड है उनके जो कार्बन परमाणु होते हैं वो हैलोजन परमाणु के साथ सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यानी ये जो बॉन्ड है वो सहसंयोजक बॉन्ड है। इन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर पाया जाता है। हमें पता है कि इनकी विद्युत ऋणता में अंतर पाया जाता है, अतः बंध ध्रुवित हो जाएगा। यानी इस पे अंदर क्या आ जाएगा, पोलराइजेशन होगा, ध्रुवण होगा। अतः परिणाम स्वरूप हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश व कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अभिकारक के प्रभाव से यह पूर्ण रूप से आयनित होकर कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लेता है। यानी कि अभिकारक यहाँ पर जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो मान लो जो भी रिएक्टेंट होगा वो भी प्लस और माइनस के अंदर टूटेगा और उस रिएक्टेंट की प्रेजेंस के अंदर जो हेलोजन उससे रिएक्शन करेगा तो
तो उससे रिएक्शन करके यहाँ से हैलोजन रिलीज हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि अभिकारक के प्रभाव से ये पूर्ण रूप से आयनित होकर कार्बोकेटाइन का निर्माण कर लेता है तथा हैलाइड आयन अलग निकल जाता है, और जो हैलाइड आयन है वो अलग से निकल जाता है। पर यह पद वेग निर्धारक पद होता है। प्रथम पद में बना हुआ जो कार्बोकेटाइन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालकर एल्कीन का निर्माण कर लेता है। यानी कि अब जो प्रथम पद था, फर्स्ट स्टेप था, उसके अंदर जो हमारा निर्माण हुआ है कार्बोकेटाइन का, ये कार्बोकेटाइन इस कार्बन को कहेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और इसके जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कार्बन को देकर यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण कर इस कंपाउंड को, इस यौगिक को क्या करेगा, उदासीन करेगा। यह पद होता है वो तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो ये थी एक अणुक्रिया विधि। अब जो दूसरी है वो है द्विअणुक्रिया विधि। इस रिएक्शन के अंदर इसके भी सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा हेलो एल्केन होगा उस पर क्या आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी कि जो विद्युत ऋणी या इलेक्ट्रॉन नाभिक नहीं होगा वो आकर अटैक करेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, जो OH माइनस है वो इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और बीटा हाइड्रोजन को अपनी ओर ले, यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको अपनी अब इसको क्या चाहिए, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके H2 का निर्माण करना चाहेगा। तो ये जैसे ही OH क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो क्या करेगा, तो यहाँ से जब जो OH का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये इस हाइड्रोजन को जैसे लेकर जाएगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और साथ ही साथ ये कार्बन है, इसके अंदर भी हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये जैसे जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। और ये क्या होता है, इस जो द्विअणुक्रिया विधि होती है इसके अंदर क्या होता है, एक संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ना तो ये जिस तरह ये OH इस बॉन्ड इस हाइड्रोजन को लेकर जा रहा होता है, यानी कि पूर्ण रूप से इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूटता, ना ही ये दोनों का बॉन्ड बनता है, और ना ही इस संक्रमण अवस्था के अंदर ये कार्बन है, ये इस हैलोजन जो है वो इस कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जा पाता है और क्या हो रहा है, ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ये दोनों आपस के इलेक्ट्रॉन को मिलाकर डबल बॉन्ड का निर्माण करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये क्या होती है, संक्रमण अवस्था होती है। और फिर संक्रमण अवस्था से जैसे ही अब इनमें से जैसे ही अगर हैलोजन पहले जाएगा तो जैसे ही हैलोजन जाएगा और OH इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ तक ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, संक्रमण अवस्था होती है, ये क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है, ये स्लो स्टेप के अंदर होता है। और जैसे ही इसका निर्माण हो जाता है इसके बाद ये फास्ट रिएक्शन होती है और एल्किन का निर्माण हो जाता है, H2 भी निकल जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, हमारा हैलोजन भी निकल जाता है। तो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इस क्रियाविधि में एल्किल हैलाइड के अणु पर मंद तथा वेग निर्धारक पद पर क्षार आक्रमण करता है। जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्षार कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे अम्ल कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाला अम्ल कहलाता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे हम क्षार कहते हैं, ये हमें पता है। तो परिणाम स्वरूप संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो जब ऐसा होता है तो हमें क्या प्राप्ति होती है, ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है। इस संक्रमण अवस्था में क्षार व बीटा प्रोटॉन के मध्य पूर्ण रूप से बंध बना हुआ नहीं है, यानी कि ये जो बीटा प्रोटॉन है या बीटा हाइड्रोजन है और ये जो क्षार है इसके मध्य पूर्ण रूप से बॉन्ड बना नहीं है। ठीक है, तथा हैलोजन व कार्बन के मध्य वाला बॉन्ड टूटा हुआ नहीं होता है, यानी कि ना ही ये बॉन्ड बन रहा होता है, बनने की ट्राई करता है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये जो भी क्षार है वो इस हाइड्रोजन को ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, और ये जो हैलोजन है ये भी इससे निकलने की कोशिश, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही बॉन्ड बने हुए होता है पार्शियल रूप से, आंशिक रूप से। ठीक है, यह एक उच्चतम ऊर्जा की अवस्था होती है, यानी कि जब हमें इस स्टेट को लाने के लिए हाई टेम्परेचर की या उच्चतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे ही इस रिएक्शन के अंदर इतनी उच्चतम ऊर्जा प्राप्त होती है, जब वैसे ही ये क्या आता है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आ जाता है, और जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आता है, आते ही H2 के रूप में रिलीज हो जाता है, हैलोजन अपना चला जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती चाहिए।
जब तक उच्च ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त नहीं होती। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है वैसे ही एल्कीन का निर्माण हो जाता है, अतः यह तीव्र गति से टूटकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ी, दोनों रिएक्शन थी उनकी क्या पढ़ी, मैकेनिज्म पढ़ी। तो आई होप इनकी मैकेनिज्म आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।